Hello student, welcome to chemistry class. As you know that we have started new chapter chemical kinetics. And in chemical kinetics we are learning the rate of reaction and we saw the different type of reactions. Then we saw the average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. This is a equation, okay, any equation. Then we write the average rate of reaction. As you know that average rate of reaction is depend on the final and initial, but the instantaneous depend on the any instant we can calculate the rate of reaction. Okay, तो हम लोग एवरेज में क्या है तो फाइनल और इनिशियल के ऊपर डिपेंड है, तो हम फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे, किसी यूनिट टाइम में उसको डिवाइड करेंगे तो हमें रेट पता लग जाएगा। और इंस्टेंटेनियस में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हम निकालते हैं। आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कैसे हम उनके लिए रेट इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे भी आते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने होते हैं, तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक दूसरे को निकालना आना चाहिए। मीन्स क्या है वो हम रिएक्शन देख करके देखते हैं, ठीक है। N2 plus 3S2 gives 2NH3. For above reaction, write the rate of reaction with respect to rate of reaction of formation of ammonia with respect to nitrogen and hydrogen. With respect to nitrogen and hydrogen. This is the question. You have to write the rate law equation, or for the above reaction with the rate of reaction, write the rate of reaction here. Write the rate of reaction equation for formation of ammonia with respect to नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब ये कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले हमको अगर लिखना है अमोनिया के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो ओवरऑल हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/d concentration of N2 upon minus here will be dt equal to minus
1/3 d concentration of H2 upon dt अब इक्वल टू 1/2 d concentration of NH3 upon dt। ओके, अब ये हमने कंप्लीट रिएक्शन लिख दिया और ये रिएक्शन यहाँ पे शो कर रहा है कि कितना नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है, किस रेट से। ये शो कर रहा है कि कितना हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है और ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कितना अमोनिया बन रही है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन अब यहाँ पे हाफ है, वहाँ 1/3 है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया चाहिए, NH3 अपॉन ये dt चाहिए। क्या होगा, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू चाहिए हमें हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब इस चीज को हमें जो है इसी इक्वेशन को यूज करके हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये पहला काम हम करेंगे, कोई भी अगर हमें रिएक्शन मिलता है तो पहले ये कंप्लीट इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंप्लीट। अब जो चाहिए उसको बाहर निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू अदर के लिख लेंगे। तो ये चीज़ें उसी तरह से जैसे सपोज कि 2x इक्वल टू वाई है तो x इक्वल टू क्या होगा, y/2 हो जाएगा। बस ऐसे ही इक्वेशन हमें लिखना है और कुछ करना नहीं है। तो अब इसको हम देखते हैं किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें विथ रिस्पेक्ट टू, पहले तो हम लिखेंगे 1/2 NH3 अपॉन dt इक्वल टू, अब विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लिखना है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है। पहले हम लिख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को आमने सामने लिख लेंगे। 1/2 d NH3 अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1/3 d H2 अपॉन dt। अब अभी हमने बताया कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, y/2, या लिखा है 1/2 x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2y। सही है, ये बात समझे। सारा हम लोग एक जनरल मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में यूज करते हैं और कुछ नहीं, बहुत आसान होता है ये। तो अब हमें क्या चाहिए, इस 2 को यहाँ लेके जाएंगे तो हमें इस फॉर्म में देखो मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा NH3 अपॉन dt
इक्वल टू -2/3 D and H2 अपॉन dt। ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया with respect to नाइट्रोजन। ओके, अब सेम वही वर्क करेंगे हम लोग। 1/2 D NH3 अपॉन dt लिख देंगे इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा क्या था, dN2/dt माइनस। तो अब हमें ये चाहिए बनाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, NH3 अपॉन dt इक्वल टू 2D N2 अपॉन dt। ओके, इस तरह से यहाँ पे जाएगा माइनस। ओके, तो ये हमने देख लिया कि क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। अब ऐसे कोई भी इक्वेशन दिया है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। हैव यू नोटेड दिस? ओके, नाउ सी rate factor affecting the rate of reaction, factor affecting rate of reaction। ओके, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला, तो सबसे पहला जो है कि फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, पहले तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है कंसंट्रेशन, तीसरा हमारा है टेम्परेचर, चौथा है हमारा कैटलिस्ट, और पांचवा क्या होगा, पहला हो गया हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, पांचवा हमारा हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, और छठा हमारा है रेडिएशन। ओके, ये दीज आर द फैक्टर। अब इस फैक्टर पे हम डिस्कस करेंगे, नोट बुक से बनाएंगे, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर से हम इसको बता देंगे। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो आयोनिक हो सकता है और दूसरा क्या है, कोवेलेंट होता है।
ओके। अब आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो अपोजिट आयन होते हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वहाँ पे आसानी से वो आयन ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। एक तो कारण है कि वो वाटर मॉलिक्यूल हमारा पोलर है, और दूसरा कारण ये है कि जो हमारे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो बहुत हाई है। लेकिन किसी भी कंडीशन में हम देखेंगे तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में आसानी से ब्रेक कर जाते हैं। वहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग शेयरिंग बॉन्ड से बने होते हैं, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आयनिक जो कंपाउंड होंगे उनके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है। उनके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। बहुत जल्दी ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, इमीडिएटली मीन्स रैपिड रिएक्शन होगा वहाँ पे, ठीक है। अगर वही कहें कि अगर हमारे पास कोई साल्ट है और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोवेलेंट, दोनों को वाटर में डालेंगे तो सबसे पहले कौन डिजॉल्व होगा? साल्ट। क्यों होगा? तो ये तो हमने बता दिया कि एक तो आयनिक नेचर है, दूसरे वाटर भी पोलर है, तो डिफरेंट पोल के बीच में अट्रैक्शन होगा, पुलिंग होगी, खिंच जाएगा। और दूसरी बात होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का बहुत ज़्यादा है, जिसमें आयनिक चीज़ें बहुत आसानी से घुल जाती है। कोवेलेंट के केस में हमने बताया कि वहाँ पे भाई नेचर कोवेलेंट है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब जाकर के रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड होगा बहुत, क्योंकि उस रिएक्शन को हमें कराने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। आयनिक के केस में हमें तोड़ना नहीं पड़ रहा है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर खुद ब खुद टूट जा रहा है। ये तो हो गई हमारी नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात, ठीक है। वैसे ही जैसे कि कहने का मतलब है कि हम अपने किसी रिलीजन में किसी अपने के यहाँ जाते हैं तो उनके घर में खुद घुल मिल जाते हैं और अपने काम आसानी से करने लगते हैं। लेकिन कहीं हम ऐसी अनजान जगह चल जाते हैं जिनसे हमारा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो उसमें थोड़ा टाइम लेता है। वैसे यहाँ पे कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड की बात हुई। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के केस में हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, जितना हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट हमारा आता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अभी आगे हम लोग चल करके एक अरेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हमें ये पता लगेगा कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट या वैल्यू ऑफ जो रेट कांस्टेंट की वो डबल हो जाती है, ठीक है। तो बहरहाल इतना हमें जानना है कि जब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वैसे तो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कैटलिस्ट क्या है? किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मीन्स कि कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में, क्विक होने में हेल्प करता है। कहने का मतलब है कि अगर हम एक प्रेशर कुकर में दाल पका रहे हैं
हमने सारा आइटम उसके अंदर डाल दिया, प्रेशर कुकर रख दिया, अब उसके अंदर पक रही है वो दाल, 2 सीटी 3 सीटी में बंद करके तैयार हो जाएंगे। उसी नेक्स्ट अगर उसी दाल पकाने की प्रक्रिया में अगर हम थोड़ा सा मतलब जब हमने दाल और पानी और नमक ये सब हल्दी वगैरह डाल दिया तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें और उसके बाद रख दें पकने के लिए, तो अब देखेंगे कि वो ऑयल एक कैटलिस्ट का काम करेगा, बहुत जल्दी वो प्रोसेस अचीव हो जाएगा, जल्दी से दाल पक जाएगी, चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद भी उसका अमाउंट तो सेम रहता है मगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। इसी तरह से अगर कोई बाई डायरेक्शनल रिएक्शन हो रही है तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैटलिस्ट। नेक्स्ट हमारा है वो सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि जितना हम छोटा रिएक्टेंट लेंगे, पाउडर फॉर्म में लेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिएक्शन अगर पूछा जाए कि एक कितनी बड़ी टुकड़े में जो है किस फिटकरी है, उसको हमने पानी में डाल दिया, एक दूसरे कंटेनर के अंदर हमने उतनी ही बड़ी फिटकरी को, एलम को पाउडर बना करके डाल दिया पानी के अंदर, तो अब पूछे कि कौन जल्दी घुल जाएगा, कौन जल्दी घुलेगा, जो पाउडर बना होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर रिएक्टेंट हो गया छोटा, जितना रिएक्टेंट छोटा होगा उतना क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब जैसे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड होता है। अब वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, लेकिन अगर सपोज करिए कि अब वहाँ पे वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने की वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है 10 टाइम। कैसे बढ़ जाता है उसको सपोज करिए, अभी इसी सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। अब जैसे ये हमारे फिंगर हैं, अभी सब के सब जॉइंट हैं, तो हमारे पास कितनी सरफेस है, ये एक सरफेस है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, कुल मिलाकर के हमारे पास 1 2 और 3 सरफेस है, एक नीचे से ले लें 4 सरफेस है। इस केस में रिएक्शन फास्ट होगा या हम इन उंगलियों को ऐसे फैला देते हैं। ठीक है, हमने इसको फैला दिया, तो अब सरफेस एरिया कितनी हो गई, अभी तो 4 थी, अब इसके लिए सरफेस एरिया बढ़ गई, इसके लिए डबल हो गई, इसके लिए डबल हो गई, इसके लिए डबल हो गई और इसके लिए डबल हो गई, जस्ट डबल हो गई, जितनी एरिया थी उसकी 2 गुनी हो गई। तो अब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा इस केस में, इसीलिए विलाइज वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वहाँ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। लेकिन अगर सारी विलाइज अगर चिपक जाए तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। तो ये इफेक्ट होता है सरफेस एरिया का। नेक्स्ट हमारा जो है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जो कि डार्क में, हीट में वो रिएक्शन नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम रेडिएशन दें तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होंगे। जैसे एक नॉर्मल हम रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस के केस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के केस में डे टाइम में जो हमारे सोलर रेडिएशन आता है वो क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देता है। अब जब क्लोरोफिल का एक्टिवेशन होता है तो एक पर्टिकुलर पिगमेंट
कि लाइट का जब एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। अब उस फोटोलिसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब वही हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, तो रात में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस फोटोलिसिस के लिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए तो लाइट की ज़रूरत है। फोटोग्राफी में भी इसी तरह से लाइट का, रेडिएशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं कि जो कि रेडिएशन में कंट्रोल्ड वे में भी होते हैं, अनकंट्रोल्ड वे में भी होते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान लो मीथेन का हम क्लोरीन से रिएक्शन सनलाइट में डायरेक्ट करा दें तो वो रिएक्शन वेरी फास्ट, बहुत तेज होता है, बहुत एक्सप्लोसिव होता है, और सारा का सारा जो मीथेन है वो कार्बन और HCl में टूट जाता है और एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, उसी रिएक्शन को हम डिफ्यूज लाइट में कर दें तो क्लोरीनेशन होने लगेगा, एक एक करके क्लोरीन ऐड होने लगेगा कार्बन से और हाइड्रोजन रिलीज होने लगेगा। तो ये इफेक्ट होता है रेडिएशन का। ये इफेक्ट क्या होता है? रेडिएशन का होता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक बार फिर से सारे फैक्टर के नाम ले लेते हैं और फटाफट बता देते हैं। एक तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट की हमने बात की, आयनिक है तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व होगा बिना एनर्जी लॉस किए। कोवेलेंट है तो उसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी तब जा कर के होगा, इसलिए वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगा, स्लो होगा। और कंसंट्रेशन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अभी हम लोग अरेनियस इक्वेशन में पढ़ेंगे कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू टू टाइम चेंज हो जाती है अगर 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को अचीव होने में जल्दी मदद करता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने में जल्दी मदद करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। सरफेस एरिया जितनी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि बिना रेडिएशन के होते नहीं, और रेडिएशन मिलता है तो रिएक्शन फटाफट हो जाता है। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस और उसकी बात की मैंने, किसकी? फोटोग्राफ। तो ये फैक्टर हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे रेट लॉ क्या है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी, इसको आप लोग करेंगे। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो फिर से हम इसको बताएंगे। चलिए, अब हमारा है रेट लॉ। रेट लॉ, रेट लॉ क्या होता है? एक तो हम लोग जो है कि इक्विलिब्रियम में पढ़े थे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन याद होगा, ये लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें क्या बताया गया था? जिसमें बताया गया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन के होता है ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्ट होता है। अब ये यहाँ पे क्या है? नॉन एक्सपेरिमेंटल चीजें, नॉन एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे ये जो हम रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखते हैं उस हिसाब से हम इसको लिख करके, कंसंट्रेशन हमें पता होगा हम उसको लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन रेट लॉ क्या है? इट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू,
वैल्यू, ओके। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, उसको हम बता नहीं सकते कि इसमें क्या हो रहा है, ओके। एंड it express the relation, the relation of rate of reaction and concentration of reactant, और प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसके ऊपर। अब ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल है, जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं, ओके। तो कल हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।